हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है। और जैसा कि आप जानते हो कि एनालॉग सर्किट में एमएसक्यू एग्जाम में आ पाना बड़ा मुश्किल सा दिखता है आपको कि भाई एमएसक्यू कैसे फॉर्म होंगे एनालॉग सर्किट में। नो डाउट एनालॉग सर्किट में भी आपके एमएसक्यू फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन की सुंदरता को देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके आपका एमएसक्यू बन सकता है। जैसे कि आप इसको देखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एनालॉग सर्किट में भी एमएसक्यू बन सकते हैं और इस तरीके से बन सकते हैं। एमएसक्यू का मतलब है ये बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल एकदम बियॉन्ड द बाउंड्री जाके एक नया सा झटकादार क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। जो आपने पढ़ा है उसी में से भी एमएसक्यू बन सकता है। जैसे कि आप चारों पॉइंट देखेंगे, आपने पढ़े होंगे बट आप अप्लाई कर पाने में थोड़ा डिफिकल्टी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइसेस इसमें से करेक्ट हो सकती हैं। पहला स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स इसमें सिलेक्ट करने हैं, ना कि इनकरेक्ट। ठीक, तो पहला है गेन ऑफ द कॉमन अमीटर एम्पलीफायर एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज फेज शिफ्ट ऑफ आइदर 135 डिग्री और 225 डिग्री। अब कॉमन अमीटर एम्पलीफायर के फेज शिफ्ट की बात कर रहा है। आपको पता है कि कॉमन अमीटर एम्पलीफायर जो होता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है, ये आपको पता होगा। लेकिन वो कब देता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट? आपको ध्यान रखना है, वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है मीडियम फ्रीक्वेंसीज पर, ना कि लो और हाई पर। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। और आपको पता है कि अगर मैं कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखूं तो ए वाले ऑप्शन को समझाने के लिए कर रहा हूं मैं यहां पर। तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो आता है फ्रीक्वेंसी के साथ गेन को देखूं मैं, गेन का मैग्नीट्यूड, तो वो इस टाइप का आता है। एक कॉमन अमीटर एम्पलीफायर हो, कॉमन बेस एम्पलीफायर हो, है ना, इस टाइप का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको देखने को मिलता है। या मॉसफेट में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर देखूं तो ऐसा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखता है। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में ये मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। लो फ्रीक्वेंसी पर ये एक हाई पास फिल्टर की तरह दिख रहा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये लो पास फिल्टर की तरह दिख रहा होता है, और कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक बैंड पास फिल्टर की तरह दिख रहा होता है। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है बेटा और ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एम्पलीफायर है ना, इन्हीं को हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं, जिसमें कपलिंग के लिए आपस में दो एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए हमने आरसी नेटवर्क का यूज किया होता है। लो फ्रीक्वेंसी पर जो गेन डिक्रीज होता है वो ड्यू टू कपलिंग एंड बाईपास कैप्चर होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी पर जो गेन डिक्रीज होता है वो इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से होता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, मान लो अगर कॉमन अमीटर का है तो यहां पर फेज शिफ्ट की बात करूं तो फेज रिस्पांस अगर मैं बनाऊंगा तो फेज रिस्पांस ऐसा होता है बेटा। फेज रिस्पांस को अगर मैं बनाऊं तो मीडियम फ्रीक्वेंसी पर फेज जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और आपको पता है यहां पर ये वाला कौन सा फिल्टर है? हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर पॉजिटिव फेज सिस्टम होता है, तो इसका मतलब यहां पर फेज में एडिशन होगा आपका। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ पूरा फेज बनाऊं, ठीक है, यहां पर क्या ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है। लो पास फिल्टर नेगेटिव फेज सिस्टम होता है, नेगेटिव फेज देगा, 180 में से फेज नेगेटिव होगा। जिसका मतलब यह है कि आपको पता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन इज आइदर प्लस 45 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। यहां पर पॉजिटिव फेज मिल रहा है तो 180 प्लस 45 मिलेगा, तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 180 प्लस 45। 180 प्लस 45 ये ऐड करूंगा तो आ जाएगा 225 डिग्री। वही आपका क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर जो फेज होगा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर एफएच पर, ये जो फेज शिफ्ट होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्योंकि लो पास फिल्टर नेगेटिव फेज दे रहा होता है तो माइनस 45 कर दूंगा, 180 माइनस 45 करूंगा तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मीडियम फ्रीक्वेंसी पर 180 डिग्री देता है। डायरेक्ट अगर आपको रिकॉल करना हो तो आप क्या करो, 180 प्लस 45 डिग्री मिलेगा आपको लोअर फ्रीक्वेंसीज पर, और हाई फ्रीक्वेंसीज पर 180 माइनस 45 डिग्री मिलेगा आपको। लेकिन स्पेसिफिकली मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, वहीं पर प्लस माइनस 45 डिग्री करते हैं। ऐसे अगर ये कॉमन बेस होता तो कॉमन बेस में मीडियम फ्रीक्वेंसी पर 0 डिग्री होता और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या होता, 0 माइनस 45 और 0 प्लस 45। तो ऑप्शन ए को देखूं तो ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है मुझे। कॉमन एमिटर के केस में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर फेज शिफ्ट आइदर 135 होगा या 225 होगा। ठीक है, बी को देखते हैं। द गेन ऑफ द मॉसफेट एम्पलीफायर एट लोअर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंस। बेटा ये कॉमन
सोर्स का भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप मान सकते हो, ये भी मॉसफेट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूं तो बेटा हाई फ्रीक्वेंसी पर जो गेन डिक्रीज होता है ना, वो होता है ड्यू टू इंटरनल कैपेसिटेंसेस, इंटरनल पैरासिटिक्स या इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन या पैरासिटिक कैपेसिटेंस। और जो लो फ्रीक्वेंसी पर गेन डिक्रीज होता है वो ड्यू टू कपलिंग एंड बाईपास। कपलिंग एंड बाईपास वो कैपेसिटर होते हैं जो इंजीनियर्स ने खुद लगाए होते हैं डिजाइनिंग के लिए, कपलिंग एंड बाईपास। ओके, तो कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर की वजह से लो फ्रीक्वेंसी पर गेन डिक्रीज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से। बी स्टेटमेंट में पता है क्या बोल रहा है कि एक मॉसफेट एम्पलीफायर है, वो बोल रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी पर जो गेन डिक्रीज होता है ना, वो इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से होता है। ऐसा तो नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी पर तो कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर की वजह से डिक्रीज होता है, तो बी तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सी को देखते हैं। अब बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर पेयर हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगेन ये गलत है। देखो अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैंने बताया कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाने का मकसद ही हमारा ये था कि हम एक डीसी सिग्नल को भी हम एम्पलीफाई कर सकें। हमारा मकसद ही ये था कि लो फ्रीक्वेंसी पर जो हमें गेन मिल रहा है, इस केस में जिसमें गेन डिक्रीज हो रहा है, वो किसकी वजह से, कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर की वजह से। तो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसमें हम दो पेयर ऑफ बीजेटी, टू पेयर्स ऑफ मॉसफेट यूज करते हैं, वो इसीलिए करते हैं जिससे हम बिना एक्सटर्नल कैपेसिटेंस लगाए हुए, अगर हमें जब एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते समय हमें डीसी को ब्लॉक करना हो तो हम डीसी को ब्लॉक कर सकें। इसीलिए हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की नीड पड़ी हमें। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर होता है इसमें हम कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर का यूज नहीं करते, और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जब निकालते हैं हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर, या जिसको हम बोलते हैं अमीटर कपल्ड पेयर बोले हम, या डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बोले, एक ही बात है। नाम सुन लो ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर या अमीटर कपल्ड पेयर, या मॉसफेट में सोर्स कपल्ड एम्पलीफायर, या बोलूं मैं डायरेक्ट कपल्ड, या डिफरेंशियल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल पेयर, एक ही बात है। डिफरेंशियल पेयर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, अमीटर कपल्ड पेयर, या सोर्स कपल्ड एम्पलीफायर हो मॉसफेट के केस में, उन सबका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखूं तो उन सबका सब एक ही बात है ना, वो तो ऐसा आता है। और हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन डिक्रीज होता है, मतलब ओपैम्प एक तरीके से, क्योंकि ओपैम्प इज मेड अप ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर, इसलिए गेन डिक्रीज होता है क्योंकि भले ही कोई भी एलिमेंट आप यूज करो, चाहे बीजेटी चाहे मॉसफेट, कोई सा भी डिवाइस यूज करो, इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस तो होंगे ही, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन डिक्रीज ड्यू टू इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस। तो ये गेन और फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, किसके केस में, ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, या इन्हीं को हम बोल रहे होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इनके केस में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर जो गेन डिक्रीज हो रहा होता है वो किसकी वजह से, वही इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सी में, अब बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर पेयर हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन कांस्टेंट था कि डिक्रीज हो रहा था कि रोल ऑफ हो रहा था, हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन रोल ऑफ हो रहा है। यस, इसका मतलब सी रॉन्ग है। डी देखते हैं, स्लू रेट ऑफ द ओपैम्प limits the maximum frequency of input signal that can be applied, correct? yes, slew rate limitation का मतलब ही होता है because of the finite slew rate of the op-amp, the output of the op-amp can change with a finite amplitude या finite value with respect to time, जिसके बाद निष्कर्ष से निकलता है कि अगर इनपुट सिग्नल मेरा हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल है, then op-amp will be having difficulty to proceed this signal और रिस्पॉन्ड दिस सिग्नल। अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तब भी ओपैम्प को दिक्कत होने वाली है बिकॉज ऑफ द स्लू रेट। तो इनपुट सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, देन ओपैम्प विल फील, मतलब उसको कंफर्टेबल फील होगा, वो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगा। और इनपुट सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो उसको डिफिकल्टी होगी। तो इसको समझाने के लिए पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आप इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे amplitude and frequencies limitation is nothing but the slew rate limitation of the op-amp. okay, so op-amp का slew rate finite है, तो आप finite frequency या finite amplitude का सिग्नल लगा सकते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने कराया हुआ क्लास में, ठीक है। तो ये सी डी भी आपका करेक्ट है, तो ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका एक एमएसक्यू एनालॉग सर्किट में भी बन सकता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि शायद एनालॉग सर्किट में एमएसक्यू ना बन पाए, लेकिन नहीं बन सकता इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात थी आपकी यहाँ पर। बाकी मैं आपको बता दूं बेटा,
तो आप अगर एग्जाम दोस्त पर आप देखे होंगे ऐप पर, अगर आप एग्जाम दोस्त से जुड़े हुए हैं ऐप के थ्रू, तो आप देख रहे होंगे अभी एट प्रेजेंट सारे कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। अभी बेटा 30% डिस्काउंट चल रहा है आपका सब्जेक्ट वाइज सारे कोर्सेज पर। हर सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, एग्जाम दोस्त आपका दोस्त है, आप आइए, पढ़िए, वेलकम, और अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कीजिए। अगर भाई अदरवाइज इसके अलावा मैं गेट 2025 के फुल कोर्सेज की बात करूं तो फुल कोर्सेज पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। मैं अभी रेट दिखा दूंगा आपको। इसके अलावा मैं बात बताऊं क्रैश कोर्स और आरआईबी की, इसमें पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टेड हूं बिकॉज बेटा अब जो टाइम है ना वो 4 मंथ लास्ट में आपका रिवीजन चल रहा होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही होगी और टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे। फिर भी आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप चाहते हो कि नए वेराइटी के क्वेश्चंस मिले, नए कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, तो आरआईबी वो तरीका होता है, वो जरिया होता है जिसके थ्रू आप नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इन सेशंस में आपने 4-5 क्वेश्चंस देखे होंगे मैं अभी तक के, तो उनमें देख रहे होंगे मैंने नए वैरायटी के आपको क्वेश्चंस कराए। तो ये फैसिलिटी हमें आरआईबी में मिलती है क्योंकि देखो आप सिंपल सी चीज सोचो इसको, तो फुल कोर्स में एक बच्चे को पहले ट्रेन किया जाता है पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए, जिससे उसको पूरे सब्जेक्ट का एक बेटर आइडिया हो जाए। दैट इज द वे कि हम लोग ट्रीट करते हैं कि स्टूडेंट जब आरआईबी या इस टाइप के कोर्स करता है तो वहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि बच्चा पहले से कुछ सीखा हुआ है, अब हम उसको उस लेवल पर लेके जाएं जिस लेवल के थ्रू उसका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। नो डाउट फुल कोर्सेज में वो ऑलरेडी बहुत उम्दा लेवल की प्रैक्टिस कर चुका होता है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है कि मुझे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस तरीके से यहाँ से आरआईबी से वो कर सकता है। ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा इस चीज़ को एनरोल करके अपने रिकॉर्डेड फॉर्म में जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उनको देख सकता है, जो सब्जेक्ट अभी लाइव आने वाले हैं उनको लाइव देख सकता है। जैसे ईडीसी मेरा लाइव आएगा नवंबर मंथ में, तो ईडीसी का आप आरआईबी या क्रैश कोर्स एक ही बात है, उसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका और नए क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं तो सबको वेलकम करता हूं जितने ही बच्चे हैं वो आरआईबी में आके पढ़ाई करें, क्योंकि कोर्स की प्राइजेस भी हमने इतनी ज़्यादा नहीं रखी है सो दैट हर बच्चे का भला हो सके। वही सोच के रखा है कि भाई 2-4 पिज्जा नहीं खाएगा वो एक साल में तो अपने आप उसका वसूल हो जाएगा। तो अगर भाई मैं लाइव 2025 कोर्सेज की बात करूँ तो फाइनल प्राइस जो है ना वो 15,293 है विद जीएसटी। सोचो इंक्लूडिंग जीएसटी इतनी कम कॉस्ट में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। इससे कम कॉस्ट में आपको कहीं पर कोर्स नहीं मिलेंगे लेकिन फिर वहां पर वही होगा, मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मैं सफलता बैच की बात करूं यहाँ पर सबसे पहले, इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। पहले तो मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूं तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर से, आपका ज़्यादा नहीं छूटा है, आप लाइव कैच कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज में। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आती है तो ये सोर्सेज उनके लिए बहुत बेस्ट है। सेम वे में ईएफटी एंड माइक्रो प्रोसेसर की बात करें वो अवेलेबल है। मैं सफलता बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल होंगे और आप लोगों को भी ये शेयर करना चाहिए उन बच्चों के साथ जिन्होंने अभी कुछ प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की और उनको लगता है अब कैसे होगा, घबराहट हो रही है, पीएसयू में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं और लग रहा है कि सपना हमारा इस बार शायद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बेटा अभी भी कर सकते हो। सफलता बैच में हमने 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखा है, 60 मार्क्स को आपके लिए टारगेट किया है कि आप 60 मार्क्स आप अचीव कर लें। उसमें 6 सब्जेक्ट रखे हैं ऐसे जिनका वेटेज ज़्यादा है और टाइम कम लगे आपको और सब्जेक्ट एक दूसरे को हेल्प करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लूं मैथ्स एंड सिग्नल एक दूसरे को हेल्प करते हैं, नेटवर्क एंड एनालॉग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना दिमाग लगा कि भाई बच्चे के लिए सब कुछ आसान हो जाए, ये हमने बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के थ्रू आपस में हमने डिस्कस किया और ये आप लोगों के लिए लेकर आए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम कॉस्ट है, कॉस्ट की बात नहीं है, खैर लास्ट 4 महीने में आप पैसे देने को भी तैयार होंगे अगर आपकी कोई रैंक लेकर आ जाए, आप कितनी मेहनत कर, लेकिन पॉसिबल नहीं है पूरा सिलेबस कराना। ठीक है, तो कॉस्ट को एक साइड रखो बट आप ये देखो कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो वो 6 सब्जेक्ट के थ्रू आप अच्छी रैंक ला सकते हैं अभी भी, तो आप 4 महीने में कर सकते हैं कंप्लीट। उस वजह से हमने ये इस तरीके से ये कोर्स लेकर आए जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको पता है मैंने जैसे बता ही दिया आपको कि 2026 के भी बैचेज हैं हमारे पास, 2026 के लिए 26 के लिए भी सेम डिस्काउंट चल रहा है। आप और बाकी आपको और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 7089047561 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है क्योंकि टेक्निकल वीडियोस के बारे में ये मिथ आपको तोड़ना है कि टेक्निकल वीडियोस शायद उतना बच्चा पसंद नहीं करता आज की डेट में, बट करता है भैया, करता है। तो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक इतने में देख ही नहीं रहे होंगे, पीछे ही बंद कर दिया होगा उन्होंने कि हमारा काम हो गया, बट फिर भी देखा करो कभी कभी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे चल के टीचर क्या बोलने वाला है वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा पूरा देखा करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।